तो फ्रेंड्स, हम वापस आते हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली हॉरर मूवी है द फ्रंट रूम। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है बेलिंडा, जो एक टीचर है। दूसरा उसका पति नॉर्मन, और तीसरी बेलिंडा की सौतेली सास है सोलांज। फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि बेलिंडा प्रेग्नेंट है और वो और नॉर्मन अपनी होने वाली बेटी के पैदा होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। बेलिंडा एक टीचिंग जॉब करती है, मगर वो वहाँ खुश नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत करने के बावजूद उसको वहाँ प्रमोशन नहीं मिल रही। एक रात वो लोग अपने लाउंज में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि नॉर्मन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वो उसको उठाता है तो दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ सोलांज होती है, जो उसको बताती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उनको स्टमक कैंसर है जिसकी वो लास्ट स्टेज पर हैं। नॉर्मन बहुत परेशान हो जाता है। बेलिंडा उससे कहती है कि उन दोनों को उसके पिता से मिलने जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बचपन में बहुत जुल्म किए थे। वो उसको बताता है कि सोलांज एक धार्मिक कट्टरवादी है और काफ़ी सनकी भी। वो उससे मिलने जाने से बिल्कुल मना कर देता है। अगले दिन प्रमोशन न मिल पाने की वजह से बेलिंडा अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि नॉर्मन उदास बैठा हुआ है। वो उसको बताता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। वो दोनों उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। वहाँ बेलिंडा की पहली बार सोलांज से मुलाकात होती है। वो देखती है कि सोलांज का बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से दोनों टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं सकती। सोलांज उनसे कहती है कि उसको उन दोनों से कोई बात करनी है। उसके बाद वो अपने वकील के साथ मिलकर उन दोनों को बताती है कि वो अपनी पूरी जायदाद उन दोनों के नाम करना चाहती है और वो उनको अपनी वसीयत के पेपर्स दिखाती है। लेकिन उसके बदले में वो उनसे ये शर्त रखती है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी बचे हुए दिन उन दोनों के साथ उनके घर में गुजारना चाहती थी। नॉर्मन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसने अपने बचपन में सोलांज का पागलपन देखा हुआ होता है, लेकिन पैसों की ज़रूरत की वजह से वो मजबूरन इस बात पर राज़ी हो जाता है और सोलांज उन पेपर्स को साइन करके वकील के पास रखवा देती है। ये दोनों सोलांज को लेकर अपने घर जाते हैं। वहाँ उन्होंने ऊपर वाला कमरा उसके लिए सेट कर दिया था, लेकिन वो उनके बेडरूम के सामने वाला कमरा पसंद करती है जो बेलिंडा ने अपनी बेबी के लिए सेट किया था, और वो उनसे कहती है कि वो उसी में रहेगी। मजबूरन उन दोनों को उसकी बात माननी पड़ती है। सोलांज उस कमरे में रहना शुरू कर देती है। रात को बेलिंडा से वो पूछती है कि वो अपनी बेटी का क्या नाम रखेगी, तो बेलिंडा उसको बताती है फर्न। तो सोलांज उसका खूब मजाक उड़ाती है। फिर वो उनसे कहती है कि बच्ची के लिए ज़्यादा अच्छा नाम उसके मरे हुए पति लॉरेन के नाम पर लॉरी होना चाहिए। नॉर्मन और बेलिंडा उसकी बात ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। रात को बेलिंडा सोलांज के कमरे में कुछ आहट महसूस करती है और वहाँ जाती है और उसको देखती है, तो उसको पता चलता है कि सोलांज ने अपने बिस्तर पर गंदगी कर दी होती है। वो उसको नहलाने लेकर जाती है, लेकिन सोलांज उसको उसके अफ्रीकन होने पर ताने मारती है। अगले दिन दोपहर को सोलांज किसी खास मंत्र का जाप करती है जिसकी वजह से बेलिंडा को लेबर पेन्स होने लगते हैं। नॉर्मन उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां ऑपरेशन से उसकी बेटी पैदा होती है। वो उसका नाम सोलांज के कहने पर लॉरी ही रखती है। जब वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर आती है तो देखती है कि घर का सारा फर्नीचर सोलांज ने बदल दिया है और वहाँ उसके घर में सोलांज के कट्टरवादी प्रार्थना ग्रुप के लोग मौजूद थे। वो लोग बेलिंडा को अपने बीच में बिठाकर उसके ऑपरेशन के निशान पर हाथ रखकर जोर जोर से किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। बेलिंडा गुस्से में उनको झड़क देती है और वहाँ से चली जाती है। वो सोलांज से कहती है कि उसको ये सब वहाँ करने की इजाज़त नहीं है, तो सोलांज उसको बताती है कि घर का फर्नीचर बदलने के बदले में नॉर्मन ने उससे कहा था कि वो अपने प्रार्थना ग्रुप को वहाँ बुला सकती है। उस रात बेलिंडा नॉर्मन से झगड़ा करती है। फिर वो देखती है कि सोलांज ने वहाँ लाउंज से उसकी मूर्तियाँ हटाकर अपने पति की अस्थियाँ कमरे में सजाकर रख दी हैं। वो इस बात से बहुत नाराज़ होती है। रात को खाना खाते वक्त सोलांज फिर उसको उसके अफ्रीकन होने का ताना देती है और बेलिंडा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उस रात बेलिंडा अपने पेट को देखती है तो उस पर से ऑपरेशन के सारे निशान गायब हो चुके थे। अब बेलिंडा को सोलांज के मंत्रों से डर लगना शुरू हो जाता है।
उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकल रही होती है तो देखती है कि नीचे सोलांज बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह चल रही है। सोलांज उसको देखकर गिरने की एक्टिंग करती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन बेलिंडा अब सारी बात समझ चुकी थी। वो समझ जाती है कि सोलांज उसके घर पर कब्जा करके उस घर पर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है और बेलिंडा सोलांज से मिलने वाले पैसों की वजह से उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकती थी और ये बात सोलांज अच्छी तरह समझती थी। अगले दिन बेलिंडा की बेटी रो रही होती है। वो उसको देखने जाती है तो उसके झूले के पास सोलांज का लॉकेट पड़ा हुआ था। वो उसके अपने हाथ में उठाती है तो देखती है कि उसकी बेटी रोना बंद कर देती है। उसके बाद वो ये देखती है कि जिधर जिधर वो लॉकेट जाता है उधर उधर उसकी बेटी देखना शुरू कर देती है और जैसे ही वो लॉकेट उसके सामने से ओझल होता है वो रोना शुरू कर देती है। ये बात वो नॉर्मन से शेयर करती है और नॉर्मन भी वही चीज़ टेस्ट करके देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही उसकी बेटी उस लॉकेट से हिप्नोटाइज हो गई हो। बेलिंडा नॉर्मन से कहती है कि सोलांज उस घर में धीरे धीरे हर चीज़ पर कब्जा करती चली जा रही है, लेकिन नॉर्मन सोलांज के पैसों की ज़रूरत की वजह से ये सब बर्दाश्त करने को कहता है। अगले दिन नॉर्मन ऑफिस गया होता है तो बेलिंडा देखती है कि सोलांज उसकी बेटी को गोद में लिए हुए है और ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्रों का जाप कर रही है। वो अपनी बेटी को उससे छीन लेती है तो सोलांज अपने आप को वहाँ रखी हुई मेज़ पर गिरा देती है, जिससे उसके होंठ फट जाते हैं और खून बहना शुरू हो जाता है और वो पागलों की तरह हंसना शुरू हो जाती है। लेकिन उसी वक्त नॉर्मन ऑफिस से आ जाता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है सोलांज उसको देखकर रोने का नाटक शुरू कर देती है और नॉर्मन से कहती है कि बेलिंडा ने उसको धक्का दिया। नॉर्मन उसको गोद में उठाकर उसके कमरे में पहुंचा देता है। उसके बाद सोलांज नॉर्मन से कहकर एक सीटी मंगवा लेती है और जिस वक्त से नॉर्मन ऑफिस के लिए निकलता है सोलांज किसी न किसी बहाने से अपने कामों के लिए बेलिंडा को बुलाती रहती है, कभी सीटी बजा बजाकर और कभी ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्लाकर। वो कभी उससे अपनी गंदगी साफ करवाती है, कभी उससे खाना मंगवाती है और कभी सिर्फ करवट लेने के लिए भी उसको बुला रही होती है। सोलांज की वजह से बेलिंडा इतनी बिजी हो चुकी थी कि उसको अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। वो चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट से मानो पागल सी होने लगती है। उसकी परेशानी देखकर सोलांज बहुत खुश होती है और वो पागलों की तरह हंसती रहती है। एक दिन नॉर्मन उनकी बेटी के हाथ पर चोट का निशान देखता है और वो बेलिंडा से पूछता है कि ये किसने किया, क्योंकि उनकी बेटी का कमरा तो ऊपर था और नॉर्मन को अभी तक नहीं पता था कि सोलांज के पैर बिल्कुल ठीक हैं। तो बेलिंडा उसको बताती है कि सोलांज ही ये सब कुछ कर रही है और वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मन सोलांज से पूछता है तो वो मासूम बन जाती है और बेलिंडा को ही इल्ज़ाम देती है। अगली रात बेलिंडा लेटी हुई होती है तो सोलांज अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्ला रही होती है कि उसको मौत क्यों नहीं आती। इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह बेलिंडा जब उसके कमरे में जाती है तो सोलांज मर चुकी थी। बेलिंडा ये देखकर सुकून का सांस लेती है। उसके बाद बेलिंडा उसका लॉकेट और कुछ सामान जला देती है और बाकी जो बचता है उसको डब्बों में भरकर फेंकवा देती है। कुछ दिन बाद वो लोग सोलांज का घर भी बेच देते हैं। उसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर 1 साल बाद हमको दिखाया जाता है कि अब बेलिंडा और नॉर्मन के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं और बेलिंडा अब दोबारा से प्रेग्नेंट है और वो और नॉर्मन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। सोलांज का सारा पैसा उन लोगों को मिल गया था और अब वो लोग ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद हमको लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि बेलिंडा याद कर रही है कि जिस रात सोलांज नींद में चिल्ला रही थी कि उसको मौत क्यों नहीं आती, उस रात बेलिंडा उसके कमरे में गई थी और उसने तकिए से उसका मुंह दबा दिया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये बात सिवाय बेलिंडा के किसी और को नहीं पता थी और इस बात से बेलिंडा बहुत सुकून में थी और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।